जम्मू कश्मीर में एक बड़े भूमि कानून के बदलाव की। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम में जो कानून है उसको संशोधित कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन तृतीय आदेश 2020 को जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक यानी कि संशोधन के बाद अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू या कश्मीर में जमीन या अपने घर को बनाने या कारोबार के लिए वहां की जमीन को खरीद सकता है। और ये फैसला भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर में आगमन और जम्मू कश्मीर में भारत के विलय की 73वीं सालगिरह के मौके पर लिया गया है। और अब जो बदलाव है उसके बाद साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर के बाहर का निवासी अब वहां पर जमीन खरीद सकता है। हालांकि खेती वाली जमीन को लेकर अभी भी बंदिश बरकरार है। और इस नए संशोधन के बाद किस तरीके का बदलाव जम्मू कश्मीर में दिखेगा और इसका लाभ बाहर के निवासी यानी कि शेष भारत की बात करें वहां के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वहां के कारोबार, वहां के विकास और अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी कितना महत्वपूर्ण है ये समझेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। आरती टिक्कू है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत है आरती। हमारे साथ एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ देश रत्न निगम साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में एसपी वैद सर आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव वहाँ पर रहा है और ये जो भूमि स्वामित्व अधिनियम यानी कि ज़मीन में खरीदारी को लेकर जो नया नोटिफिकेशन है, जो कानून में संशोधन किया है केंद्र सरकार ने, इसे आप कैसे देखते हैं? और अगर इसके मैं दायरे को या बेसिक इम्पैक्ट को समझूं जम्मू कश्मीर में तो क्या नजर आता है? देखिए, जो अधिनियम भारत सरकार ने लाया है, मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी था क्योंकि जो एक दीवार 370 की वजह से बनी हुई थी और इतने सालों से जो भारत के बाकी हिस्सों में डेवलपमेंट हो रही थी वो उससे हमारी रियासत वंचित रही है। और अगर आप देखें, मैं अपने 35 साल के अरसे में मैंने जो महसूस किया कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री या डॉक्टर्स की डिग्री या किसी और फील्ड की डिग्री लेने के बाद उनके पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करें या जम्मू कश्मीर से बाहर पलायन करें। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चों को, जम्मू कश्मीर के जवान बच्चों को पढ़ाई के बाद यहां से बाहर जाना पड़ता था, दूसरे शहरों में काम करना पड़ता था। इस संशोधन के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी पिकअप करेगी। और अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में भी देखें और जम्मू रीजन में भी देखें, कोई बहुत बढ़िया एजुकेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई बहुत बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। आप देखें कोई अच्छी इंडस्ट्री जम्मू के कुछ एरिया में डेवलप हुई जो पंजाब से मिलता है इलाका, लेकिन बाकी ही कश्मीर वैली में कोई नाम की अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। तो अल्टीमेटली बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तो मैं समझता हूं, मैं इसको देखता हूं एक बहुत प्रोग्रेसिव कदम है भारत सरकार का और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक यहाँ प्रोग्रेस दिखेगी और यहाँ के लोगों को जो सिर्फ आज तक सरकारी नौकरियों पे निर्भर थे उनको मौका मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। इसका लेकिन असर आहिस्ता आहिस्ता दिखेगा। पहले जो भी बाहर से इन्वेस्ट करना चाहता था उसको किसी ना किसी लोकल पार्टनर को ढूंढना पड़ता था, वो आगे धोखा देता था, ज्यादा उस पे रिलाई करना पड़ता था, तो उनको दिक्कतें आती थी। अब वो दिक्कतें जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाहर से, हमारे बाकी रियासतों से मुल्क के, वो उनको ये दिक्कत अब हट जाएगी। और मैं इसको देखता हूं कि आने वाले सालों में एक बहुत अच्छी एक लहर डेवलपमेंट की जम्मू कश्मीर में आएगी। और बाहर के लोगों को, जो रियासत के बाहर के लोग हैं, उनको इसका ये फायदा है कि वो अब उनको जिस तरह से पहले एक रिलायबल लोकल पार्टनर जो जिसकी जमीन हुआ करती थी
उस पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने नाम पर खरीद सकते हैं। तो और अगर वो हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, या कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अब वो आराम से लगा सकते हैं। वैसे साहब एक और चीज़, क्योंकि इससे पहले जो प्रोसीजर था, क्योंकि डोमिसाइल, स्टेट सब्जेक्ट, ये ऐसे बड़े हर्डल्स थे जो शायद मैं कहूँ कि इंडस्ट्री या उद्यमियों को जम्मू कश्मीर में आने से रोकते थे। वहाँ पर एक स्टेट का पार्टनरशिप चाहिए होता था, उसकी रजामंदी के साथ कर पाते थे। तो ये क्या बड़ी वजह रही जिसके चलते जो बाहर से लोग निवेश के तौर पर वहाँ पर देखते थे, उनका नज़रिया उस तरीके का नहीं था, पॉजिटिव अप्रोच नहीं थी, और यही वजह रही कि वहाँ पर उद्योग धंधों की बात करें या फिर अस्पतालों की बात करें या दूसरे जो राज्यों में हम देखते हैं कि रोजगार के नज़रिए से बड़े उद्योग धंधे हैं, वो वहाँ पर नहीं आ पाए? बिल्कुल सही। और आज के ज़माने में एक भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उस भरोसे को जनरेट करने में बहुत अरसे की ज़रूरत होती है और एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। जब भी कोई निवेश करना चाहता था, उसको एक ये बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि वो किसको ढूंढे, किसके नाम पर ज़मीन ले, और अपना हॉस्पिटल जो करोड़ों रुपया लगाना चाहता है, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उसको ये भरोसा नहीं आता था। अब वो दिक्कत हट गई है इस संशोधन से, और वो अब उसको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें ये बहुत अच्छा किया गया कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो 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 खेती बाड़ी की जमीन है, उसके बारे में एक प्रोटेक्शन रखा है। वो जरूरी भी था, ताकि छोटे फार्मर्स को एक किस्म की प्रोटेक्शन हो। और अभी मैं देख रहा था जो हमारी JNK गवर्नमेंट की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 30 तारीख को इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाए हैं, और जो निवेश करने वाले उनको बुलाया है। और एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है। और आप देखेंगे आने वाले सालों में एक लहर डेवलपमेंट की जम्मू कश्मीर में आएगी, और उसका फायदा जम्मू कश्मीर के जवान बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन को भी होगा, और देश के बाकी लोगों को भी होगा। आरती, अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं क्राइटेरिया में दो अलग अलग खांचों में देखता हूँ, पहला कि व्यक्तिगत तौर पर, और दूसरा अगर मैं उद्योग धंधे या विकास के पैमाने पर देखता हूँ, किस तरीके से ये जो संशोधन है इस भूमि स्वामित्व अधिनियम कानून में, वो इम्पैक्ट डालता है इन दोनों ही कंडीशंस में? धन्यवाद। पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूंगी कि एक हिस्टोरिक रॉन्ग जो था, एक हिस्टोरिक बहुत बड़ा ब्लंडर जो किया गया था जम्मू कश्मीर की औरतों के साथ, वो इस संशोधन की वजह से पहली बार ठीक हुआ है। वो इस तरह की जम्मू कश्मीर की बेटियां जो थी, लड़कियां जो थी, वो जब शादी करती थी तो वो स्टेट सब्जेक्ट जितने भी उनके राइट्स थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाती थी। वो बेशक 2002 हाईकोर्ट के एक ऑर्डर ने, एक वर्डिक्ट ने स्लाइटली ठीक किया था कि फीमेल्स को भी वही राइट्स थे जो मेल्स को थे, लेकिन उसके बावजूद 2002 वर्डिक्ट के बावजूद भी जितनी भी लड़कियों ने स्टेट से बाहर शादी की थी, उनके बच्चों को कोई भी लैंड या प्रॉपर्टी राइट्स जम्मू कश्मीर में नहीं थे। वो इस तरह मैं आपको समझा सकती हूँ कि मेरे जो बहन के बच्चे हैं, मेरे जो भाई के बच्चे हैं, जो मेरे पूरे खानदान में जितने भी बच्चे हैं जिनके पिता जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे, उनके कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। मतलब कि मेरे नीसेस और नेफ्यूज जो है, मेरे भतीजी भांजे, उनको कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। जो मेरे बाप दादा की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, उस पे कोई हक नहीं था। तो ये जो संशोधन लाया गया है, उसकी वजह से आज वो अपने आप को जम्मू कश्मीर में जो उनके प्रॉपर्टी राइट्स है उस पे दावा कर सकते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत बात हुई। दूसरी बात, मैं एक फिलोसॉफिकल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे मैं एक बात कहूंगी कि देखिए, इंडिया का जो आइडिया है वो ये है कि कोई भी निवासी, कोई भी सिटीजन कहीं पे भी जाके सेटल हो सकता है।
आप कश्मीरी मुस्लिम ट्रेडर्स को देखिए, वो बहुत एंटरप्रेन्योरल है, बहुत बिजनेस में आगे सक्सेसफुल रहते हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, आप कोचीन जाइए, आप कलकत्ता जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप बंबई जाइए, एक छोटा कश्मीर हर हिंदुस्तान के कोने में बसा हुआ है। वो क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम ट्रेडर जो है वो अपना हैंडीक्राफ्ट, वो अपना जितना भी उसका मैन्युफैक्चर्ड गुड कश्मीर से है, वो जाके वो वहां बेचता है और उस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम सिटीजन इंडिया का ही सिटीजन है, वो हमारे ही लोग हैं और हम उनके ही लोग हैं। तो इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बल्कि हम इस सब को सेलिब्रेट करते हैं, इसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो कि बहुत डिवर्स है, जो कि बहुत हजारों साल से कोएग्जिस्ट करती है और इन्हीं ट्रेडिशंस और इसी कल्चर के साथ कोएग्जिस्ट करती है। तो उसका जो इंडिया का जो आइडिया है वो फाइनली जम्मू कश्मीर में इस संशोधन की वजह से फिर से लागू हुआ है, जो 70 साल में नहीं कर पाया था कोई सरकार। तो इसका श्रेय मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को दूंगी, इसका श्रेय मैं होम मिनिस्टर अमित शाह को जरूर दूंगी, क्योंकि हमारे अपने जीवन में, मैं एक विस्थापित कश्मीरी पंडित हूं, वैसे ही मैं कश्मीर से उखाड़ी गई थी। हम लोगों का जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हुआ, पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर टेरर की वजह से पूरी एक कम्युनिटी को वहां से निकाला गया था। वो आज की डेट में अपने राइट्स जो है, अपने जो हक है, वो उनको लग रहा है कि वो हक वापस मिलने वाले हैं। तो उस स्तर पे भी मैं कहूंगी कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है। और बहुत एक अहम बात, अक्टूबर 26 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का, इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट बनाया। अक्टूबर 27 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये संशोधन लाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का कोई भी सिटीजन जम्मू कश्मीर में बस सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का कोई भी निवासी कहीं पे भी हिंदुस्तान में बस सकता है। तो मैं कहूंगी 26 अक्टूबर एक्सेशन डे था और अक्टूबर 27 जो है इंटीग्रेशन डे है। ओके निगम सर, अब मैं इस कानून को अगर कहूँ, नया भूमि स्वामित्व जो संशोधन है, इसकी अगर थोड़ी सी बारीकियों को समझूं मैं कानूनी नजरिए से, क्या क्या बड़े बदलाव इस संशोधन के साथ प्रभावी हो जाते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, चाहे वो लैंड मैं कहूँ कि खरीदने या वहाँ पर बसने को लेकर हो, या फिर वहाँ की महिलाओं या जो फीमेल जिनको कहा जाता है कि उनकी शादी के बाद वहाँ से जो पैतृक संपत्ति या ज़मीनी अधिकार थे उनसे वंचित रखने का पहले मसला हो, वो बदलता जाएगा। और इसके अलावा एक और है कि इसमें धारा 139 को ख़त्म किया है, जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है, वो असल में क्या थी और कैसे उसे ख़त्म करने के बाद बदलाव जो है उसका असर क्या होगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये जो बदलाव आया है ये सबको समान नज़र से देखता है। ये बराबरी का कानून है। इसमें जो भारत के और राज्य के निवासी हैं या कश्मीर के जो निवासी हैं वो सब बराबरी की नज़र में हो गए। जैसे कश्मीरी हिंदुस्तान में कहीं भी जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, वैसे दूसरे राज्यों के निवासी भी वहाँ खरीद सकते हैं। तो ये बराबरी का है। जो हमारा आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसके हिसाब से ये बराबर करता है सबको। दूसरा, आप ये देखें, ये बहुत ही स्वाभाविक बदलाव है। आप इसमें देखें कि इसमें केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन हो रहा है, मतलब एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज। तो अगर आपने राज्य से उसको केंद्र शासित क्षेत्र बनाया है, तो जो केंद्र के सारे कानून हैं वो आपको उनके अनुकूल करना पड़ेगा, उसको एडेप्टेशन करना पड़ेगा उसका, जिसके कारण से ये बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है, वाजिब है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये नहीं करना था। ये तो इस तरह के स्टेप्स एक एक करके होते रहेंगे। दूसरा, इसमें ये जो है कि अब जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, औद्योगिक जमीन होगी उसको खरीद सकते हैं, खेती की जमीन गैर खेतिहर को नहीं दी जा सकती,
और उसके वहां पर उन्होंने कुछ बंदिशें लगाई, लेकिन वहां 2 छूट भी दी हुई है। शैक्षिक संस्थान और स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान वो वहां खेती की जमीन पे भी खुल सकते हैं। तो ये जो बदलाव है, तो ये बहुत देखिए इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और धीमे धीमे देखिए, कोई भी अगर उद्योगपति वहां पे जाएगा तो उसको चाहिए स्थायित्व, स्टेबिलिटी चाहिए, और लॉन्ग टर्म उसको बेनिफिट दिखने चाहिए। जब वो वहां जाता है तो उसको लगता है कि वो जमीन ही नहीं खरीद सकता, तो वो निवेश क्या करेगा? अगर पट्टे या किराए पे भी लेता है तो उसमें भी कोई स्थायित्व, स्टेबिलिटी नहीं है, कब उसको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो कोई भी निवेश नहीं करना चाहता था, आर्थिक निवेश की मैं बात कर रहा हूं। तो वो कानून से संबंधित उसको जो स्टेबिलिटी मिल गई है अब, तो उससे वहां पे निवेश बढ़ेगा। और वहां का देखिए जो वातावरण या पर्यावरण है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अनुकूल है, जैसे कंप्यूटर क्षेत्र के हुए, या हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हुए, या सॉफ्टवेयर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हुई। ये सारी चीजें वहां पर बड़े आराम से खुल सकती है। आपको याद होगा एचएमटी की फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि बंद हो गई वहां पर। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बदलाव आएगा। और स्थानांतरण अधिनियम की जो आपने बात करी, वो रोक लगी हुई थी, उसके हटाने से ये स्थानांतरण हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स जो कि आप कर सकते हैं, जैसे महिलाओं का है, जैसे आरती जी ने बोला, ये महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि पहले महिलाओं को जो हक नहीं मिले हुए थे वो अब मिलेंगे। और उसके कारण से जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, जो सही में आप देखें अनुच्छेद जो आपका 14 अनुच्छेद है हमारे संविधान का, उसका सही मायने में पालन वहां पर होगा, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। तो ये बदलाव धीमे धीमे देखे, करीब 26 कानून है जिनको उन्होंने बदला है, या हटा दिया, या सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक बदलाव है। इसके इफेक्ट स्वाभाविक भी हैं और बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जिनको धीमे धीमे, जैसे आरती जैसी महिलाएं हैं जो यहाँ पर हैं, जिनको वहां से निकाला गया था, उनके जैसे बहुत और भी लोग हैं जिनको वहां पर अपना या उनके बच्चों को भी हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन उसका पालन नहीं होता था। तो वो कानूनी जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ये जमीनी हद तक जाएगी, और जमीन पे आपको जो जो स्वतंत्रता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, वो नीचे तक जाएगी। ओके वैद सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं, और बहुत सारे लोग जो इसके विरोध में तर्क या दलीलें देते हैं कि जिन राज्यों में बाहर के लोगों को ज़मीन खरीदने पर पाबंदी है उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मैं जब जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को कहूँ, वहाँ पर बाहर के लोग का रहना, बसना, कारोबार में शामिल होना और एक तरीके से मिलजुल कर उस राज्य के विकास में योगदान के नज़रिए से, और यह हमें याद रखना होगा कि उस राज्य में जहाँ पर आतंकवाद को लेकर एक बड़ा मसला लंबे अरसे से चलता रहा हो, ऐसे में ये कितना कारगर कदम होता है जब लोगों की बसावट बदलती है या बाहर के लोग वहाँ पर शांति के साथ कारोबार या दूसरे मैं कहूँ कि उद्योग धंधों में शामिल होने की इच्छा के साथ पहुँचते हैं। देखिए, जैसे पंजाब में जितनी भी फॉर्म में काम करने वाले हैं वो बिहार से ज्यादातर आते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं। इसी तरह अगर आप कश्मीर में भी देखें, मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, आप देखें जितना भी एप्पल की फसल है, जो सेब को उतारने का, उसको इंसेक्टिसाइड डालना, उसको खाद देना, ये सारा काम लेबर करती है और उसमें ज्यादातर लोग बाहर के होते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, मकान बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, उसमें जितनी लेबर है वो बाहर से आती है। तो इनका इन सब को वो हक मिलने चाहिए, जिस तरह बाकी राज्यों में, बाकी देश के बाकी हिस्सों में जो भी वहाँ काम करता है वो वहाँ रह सकता है, वहाँ के प्रोग्रेस का एक हिस्सा। जैसे मेरे बाकी दो पैनलिस्ट कह रहे थे कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है, इस सिर्फ किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, हर एक को पूरा हक है, पूरे उसके अपने हकूक हैं कि वो किस तरीके से इस डेवलपमेंट का हिस्सा बने और इस प्रोग्रेस में वो योगदान दे। तो मैं समझता हूँ ये सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग इसको इस
अधिनियम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए ये बीजेपी ने या आरएसएस ने किया है। ऐसा कुछ नहीं मैं देखता। डेमोग्राफिक चेंज की कोई ऐसी वजूहात नहीं है। आज भी बाहर के लोग काम करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हर एक्टिविटी में लोग वहां पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इससे एक फैसिलिटेशन मिलेगी, हर एक शहरी को पूरा हक मिलेगा। जिस तरह जैसे आरती जी कह रही थी कि आप जाएं बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, एनीवेयर, हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाएं तो कश्मीर के बहुत सारे बिजनेसमैन, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स वहां काम करते हैं। तो वो वहां मकान ले सकते हैं, वहां बिल्डिंग्स ले सकते हैं, वहां ऑफिस ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हैं। क्या इस तरह से देश के बाकी लोगों को जिनको यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक हिस्सेदार बनना है, उनको वो हक नहीं होना चाहिए? अब मैंने इस कदम को मैं नहीं देखता कि ये कोई डेमोग्राफिक चेंज करने की ये एक कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करके लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि ये पूरा हिमालयन रीजन जो है ये एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी इसका ध्यान रखे सरकार की जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि यहाँ का डेवलपमेंट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। जैसे निगम साहब कह रहे थे कि यहाँ कश्मीर में एक HMT की बड़ी फेमस फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसको टेररिस्ट ने वहां से उनको एम्प्लॉइज को भगाकर उसको बंद करवा दिया। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे वहां का एनवायरनमेंट खराब ना हो, वहां की ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी हो, मैं इसको एक अच्छा हेल्दी कदम मानता। निगम सर, क्योंकि जब डेमोग्राफिक चेंज की बात, जो आशंका वैद साहब व्यक्त कर रहे थे, और जब खुले बाजार के तहत हम दुनिया भर में देखते हैं, भारत के किसी भी शहर में आप देखेंगे जो सामाजिक ताना बाना है वही बदलता है और इसमें कोई